ये कहानी राजू नाम का एक लड़के की है। राजू शांत स्वभाव का था और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा था। राजू के परिवार में वो और उसके मम्मी पापा थे। राजू के पापा एक बिजनेसमैन थे। दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। राजू शहर में एक कॉलेज में पढ़ा करता था जो उसके घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। कॉलेज और कोचिंग खत्म करके घर पहुंचने में उसको शाम हो जाती थी। एक दिन कोचिंग क्लास देर से खत्म हुई। घर घूम के जाने में देरी होगी, इसलिए राजू को शॉर्टकट लेना पड़ा जो एक जंगल के बीच में से होकर गुजरता था। वो थोड़ी ही दूर गया ही था, तभी उसने देखा कि एक लड़की उसी रास्ते पे खड़ी थी। शायद वो उससे लिफ्ट मांग रही थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी। इतनी रात को जंगल के बीचों बीच एक अकेली लड़की को देखकर राजू ने अपनी बाइक रोक ली उसे लिफ्ट देने के लिए। राजू ने पूछा, कहाँ जाएंगी आप? लड़की बाइक पे बैठ गई और बोली, यहीं आगे तक। राजू ने फिर से उस लड़की से पूछा, इतनी रात को इस जंगल में आप क्या कर रही थी? लड़की बोली, इसी जंगल में ही मेरा घर है। कुछ देर बाद लड़की ने राजू से बाइक रोकने के लिए कहा और उसने बाइक रोक ली। राजू ने देखा रास्ते से थोड़ी ही दूर एक झोपड़ी थी। उस लड़की ने राजू को वो झोपड़ी दिखाते हुए वो उसका घर बताया। राजू इससे पहले किसी लड़की के साथ इतना फ्रेंडली बात नहीं किया था, इसलिए वो बहुत खुश था। उसके अगले दिन कोचिंग खत्म होने के बावजूद राजू वहां से देर से निकला, ये सोचकर कि शायद वो लड़की आज फिर से उसे मिल जाए। रात के 9 बज चुके थे। राजू मन ही मन सोच रहा था, काश आज वो लड़की मुझे फिर से दिख जाए। किस्मत से राजू को वो लड़की ठीक उसी जगह फिर से मिली। इस बार भी राजू ने उस लड़की को फिर से लिफ्ट दिया। चलते चलते राजू ने उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहा। जवाब में लड़की ने राजू से बस इतना कहा, धीरे धीरे सब जान जाओगे। राजू उस लड़की को उसके घर के पास छोड़कर वहीं खड़ा रहा। शायद वहां से आने के लिए उसका मन नहीं था। शायद उसे उस लड़की के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। लड़की ने पूछा, क्या हुआ, घर नहीं जाओगे क्या? राजू ने लड़की से पूछा, क्या हम फोन पे बात कर सकते हैं? लड़की ने कहा, मैं तुम्हें रोज यहीं पर मिलूंगी। और उसके बाद राजू वहां से चला गया। शायद राजू उस लड़की से प्यार कर बैठा था। अगले दिन भी राजू ठीक उसी जगह उस लड़की का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी वहां पहुंची और वो दोनों कुछ देर बात करने लगे। इसी तरह उन दोनों के बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। राजू ज्यादातर कॉलेज बंद कर रहा था। इसके बावजूद वो रोजाना घर रात को देर से पहुंचता था। घर में अगर मम्मी पापा उससे कुछ पूछ लेते थे तो वो बहाने बनाता था और नाराज होकर सो जाता था। इस तरह का बर्ताव उसके मम्मी पापा को परेशान कर रही थी। एक बार राजू के पापा राजू के कॉलेज गए राजू के बारे में पता करने के लिए, पर वहां उन्हें पता चला राजू कुछ दिनों से कॉलेज आ ही नहीं रहा था। वो सोच में पड़ गए। राजू घर से कॉलेज के लिए आता तो था, पर जा कहाँ रहा था? ये बात जानकर उसके पापा वहां से लौट गए। राजू घर लौटने के बाद उसके पापा वो कहाँ गया था पूछे। राजू के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में बिना खाए पिए ही सो गया। उस दिन राजू की मम्मी पापा सो नहीं पा रहे थे। राजू के बर्ताव से उन्हें लगा राजू किसी गलत संगत में पड़ गया है। ठीक उसके अगले दिन राजू कॉलेज के लिए निकल गया और ठीक उसके पीछे पीछे उसके पापा राजू का पीछा करते हुए। राजू उस झोपड़ी के पास पहुंचकर हॉर्न बजाने लगा। कुछ देर बाद वो लड़की बाहर निकली। राजू उस लड़की को लेकर एक पहाड़ी के पास गया। वहां दोनों बैठकर बातें करने लगे। राजू के पापा ये सब दूर से देख रहे थे। वो उसके पास गए और पूछे, तू अकेला यहाँ बैठकर किससे बात कर रहा है? और पापा को यूं अचानक देखकर राजू डर गया और डरते हुए उस लड़की की ओर देखा तो पता चला वो लड़की वहां कहीं भी नहीं थी। राजू के पापा उसे घर ले गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने राजू से माजरा क्या है पूछा और राजू ने भी डर के मारे पापा को पूरी सच्चाई बता दी। राजू के पापा राजू के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है जानकर तांत्रिक बुलाकर उसे झाड़ फूक करवाए। उसके बाद राजू का बाहर जाना बंद हो गया। ऐसे कुछ दिन बीत गया। एक दिन रात को
राजू सो रहा था। अचानक से उसकी नींद टूट गई। तभी उसने देखा वो लड़की उसके पास बैठी थी। इतनी रात को उस लड़की को अपने कमरे में देखकर राजू चौंक गया। राजू धीमी आवाज से उस लड़की से पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आई? लड़की ने कहा, क्या तुम सच में मुझे भूल गए? राजू रोते हुए आवाज में कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। लड़की ने राजू का हाथ पकड़ा और उसके साथ जाने के लिए कहा। राजू भी बिना सोचे उसके साथ चला गया। राजू को घर से जाते हुए उसके पापा देख लिए। जरूर कुछ गड़बड़ है ये सोचकर वो भी उसके पीछे पीछे गए, उसी पहाड़ी के ऊपर जहां वो दोनों अक्सर मिलते थे। राजू को उसके पापा पीछे से जोर जोर से पुकार रहे थे, पर वो सुन नहीं रहा था क्योंकि राजू उस लड़की के वश में था। आगे एक गहरी खाई थी। राजू उसी खाई की ओर बढ़ रहा था, इसलिए राजू के पापा दौड़ कर गए राजू को बचाने के लिए। राजू ठीक उसी खाई की ओर पैर बढ़ा ही रहा था कि तभी उसके पापा उसे पीछे से पकड़ लिए और एक सख्त चांटा जड़ दिए उसके गाल पर। पापा को सामने देखकर राजू चौंक गया। उसके बाद राजू के पापा राजू को घर ले आए और उससे ठीक अगले दिन वो राजू को उस लड़की के घर ले गए जहां पर वो लड़की रहती थी। सच्चाई ये थी, उस घर में 8 सालों से कोई नहीं रहता था। दरअसल वो एक खंडर था। ये सब देखकर राजू समझ गया कि वो जिस लड़की से प्यार करता था वो कोई साधारण लड़की नहीं, वो किसी की आत्मा थी। इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था राजू कॉलेज से वापस आते वक्त एक लड़की को लिफ्ट देता है। लड़की इतनी सुंदर थी कि पहली नजर में ही राजू को उससे प्यार हो गया। उसके बाद राजू किसी न किसी बहाने उसे रोज मिलने लगा और ये मिलना जुलना इतना बढ़ गया था कि उसके लिए राजू अपनी कॉलेज तक बंद कर चुका था। जब इस बात की भनक उसके पापा को लगी तब उन्होंने राजू का पीछा किया। उन्होंने जंगल में राजू को किसी से बात करते हुए देखा और जब वो उसके पास पहुंचे तब वहां कोई नहीं था। उन्होंने राजू से पूछताछ की तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद राजू का घर से निकलना बंद हो गया और एक दिन रात को राजू की आंख खुली तो वो लड़की राजू के कमरे में उसके आंखों के सामने थी। उसने राजू को अपने साथ चलने को कहा और दोनों वहां से भाग गए। राजू अनजाने में अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था और तभी उसके पापा उसे बचा लेते हैं। राजू जिससे प्यार करता था वो एक चुड़ैल है, ये बात उसे पता चल चुका था। उस दिन के बाद से राजू गुमसुम सा रहने लगा था क्योंकि उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ था। और विडंबना देखिए, प्यार हुआ भी तो किससे? एक चुड़ैल से जो उसकी जान लेने जा रही थी। ये सब बातें चारों तरफ हवा की तरह फैल गई। उसके दोस्त अब उसे चिढ़ाने लगे थे जिससे वो और भी दुखी होता जा रहा था। अब राजू अपनी दोस्तों से भी अलग रहने लगा था। राजू को इस हाल में देखकर उसके पापा दिल्ली पढ़ने भेज दिया। उन्हें लगा नई जगह नई दोस्तों के साथ राजू अपने आप को बदल पाएगा और वो इस बार भी सही थे। वहाँ राजू के कुछ दोस्त भी बन गए थे। अब राजू धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और इसमें सबसे बड़ा हाथ श्रुति का था। श्रुति और राजू दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया था और इस तरह कुछ साल बीत चुके थे। राजू को एक अच्छी नौकरी भी मिल चुकी थी। आज इतने सालों बाद राजू पहली बार अपने घर वापस आया था। उसके माँ और पापा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसी दिन रात को राजू की माँ और बाबूजी बात कर रहे थे। राजू अब शादी के लायक हो गया है, क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। कल सुबह हम इस बारे में उससे बात करेंगे। अगले दिन उसकी माँ राजू से उसकी शादी की बात करती है। माँ, वो मैं शहर में एक लड़की से प्यार करता हूँ। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं श्रुति के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए और उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। आज राजू बहुत खुश था क्योंकि उसे उसका प्यार जो मिल गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तब श्रुति घूंघट में अपना चेहरा छुपाए सर झुकाए अपने बेड पे बैठी थी।
ये देखकर मुस्कुराते हुए राजू उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही राजू श्रुति का घूंघट उठाता है उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। घूंघट उठाते ही राजू को श्रुति की जगह वो चुड़ैल दिखी जिसे राजू एक तरह से भूल चुका था। वो बहुत घबरा गया। उसे इस तरह देखकर श्रुति बहुत हैरान हुई। श्रुति ने राजू से पूछा, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? डरे हुए राजू ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम सो जाओ। श्रुति को राजू की इस तरह का बर्ताव बहुत अजीब लग रहे थे। श्रुति राजू को कुछ न बोलते हुए सो जाती है, पर राजू को उस रात नींद नहीं आ रही थी। उसे श्रुति की चिंता चैन से सोने नहीं दे रही थी। सुबह होते ही राजू अपने माँ से इस बारे में बात करता है। मुझे श्रुति के लिए बहुत चिंता हो रही है माँ, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे डर है कहीं वो चुड़ैल उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। नहीं माँ, मैं उसे यहाँ से दूर रखना चाहता हूँ। अपने बेटे से ये सब बातें सुन के उन्हें भी बहुत चिंता हुई। उन्होंने राजू को श्रुति को अपने साथ शहर ले जाने की सलाह दी और फिर उसी दिन राजू श्रुति को लिए वहां से चला जाता है। दोनों ही खामोश थे और अपने कार में शहर की ओर जा रहे थे कि तभी श्रुति अपनी खामोशी तोड़ते हुए राजू से पूछी, कल रात को तुम्हें क्या हुआ था? राजू इस बात को इग्नोर करते हुए इधर उधर की बातें करने लगा कि तभी अचानक श्रुति की नजर सामने चली गई और उसने जोर से चिल्लाया, आगे देखो। कार के सामने एक लड़की अचानक आ गई थी। राजू कार से उतरकर देखने चला गया। तब उसने देखा वो लड़की बेहोश पड़ी थी। देर न करते हुए उसने उस लड़की को अपनी कार में अस्पताल ले जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद श्रुति को कार के रियर व्यू मिरर में वो लड़की बैठी हुई दिखी और जब वो पीछे मुड़ी तब उस कार में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाई और राजू को गाड़ी रोकने को बोली। राजू कार साइड में लगाते हुए, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये कह के श्रुति की ओर राजू जैसे ही मुड़ा उसने देखा कार के विंडो शील्ड के पास वो चुड़ैल थी। वो ठीक श्रुति के पीछे खड़ी थी। उसे देखकर राजू फौरन वहां से निकल गया। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन अचानक राजू को ऑफिस के काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। श्रुति घर में अकेली थी। दिन भर श्रुति घर के कामों में बिजी थी और फिर अचानक उसे उसके बेडरूम से किसी तरह की आवाजें सुनाई देती है। वो तुरंत उस ओर भागी और वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो देखने लायक था। उसने देखा घर के सामान चारों तरफ बिखरे पड़े थे और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस कमरे में रखी श्रुति और राजू की कुछ तस्वीरें फटी हुई मिली, जिसमें श्रुति और राजू को किसी ने अलग कर दिया था और श्रुति की तस्वीरों पर खून से कुछ निशान बनाए गए थे। कार वाले हादसे को कुछ दिन बीत चुके थे जब और एक हादसा श्रुति के साथ हुआ और यह हादसा तब हुआ जब राजू किसी काम से बाहर गया हुआ था। श्रुति घर में अकेली थी। वो घर के कामों में बिजी थी कि तभी बेडरूम से किसी तरह की आवाज श्रुति को सुनाई दी। वो तुरंत उस ओर भागी और वहां पहुंचकर जो नजारा उसने देखा वो देखने लायक था। उसने देखा घर के सामान चारों तरफ बिखरे पड़े थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कमरे में रखी श्रुति और राजू की कुछ तस्वीरें फटी हुई मिली, जिसमें श्रुति और राजू को किसी ने अलग कर दिया था और उसमें श्रुति की तस्वीरों पर खून से कुछ निशान बनाए गए थे। घर की ऐसी हालत देख पहले श्रुति को लगा शायद घर में कोई चोर घुसा होगा। वो दौड़ते हुए अलमारी तक गई और जब उसने अलमारी खोला तब श्रुति हैरान रह गई, क्योंकि अलमारी में रखे पैसे और श्रुति के जेवर वैसे के वैसे पड़े थे। इस बीच श्रुति की नजर उन फोटोज पर पड़ी जिन पर खून से कुछ निशान बने हुए थे।
यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि कमरे में रखी सारी की सारी कीमती सामान वैसे के वैसे थे। अगर घर में चोर घुसा था तो उसने कुछ चुराया क्यों नहीं, और फिर उन फोटोज को फाड़कर उसे क्या मिला होगा। इससे ये बात तो साफ हो चुका था कि घर में जो कोई भी घुसा था वो चोरी के इरादे से नहीं घुसा था। तो फिर वो कौन था और क्या थे उसके इरादे। श्रुति के मन में बिल्कुल यही सवाल बार बार आ रहे थे। ये सब सोचते हुए उन बिखरे पड़े सामान को उठाने के लिए श्रुति जैसे ही नीचे झुकी, वैसे ही किसी ने पीछे से श्रुति को बहुत जोर से धक्का दिया, जिससे लड़खड़ाती हुई श्रुति दीवार से जा टकराई। पर शुक्र है उसे कोई चोट नहीं आई थी। खुद को संभालते हुए श्रुति तुरंत पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। श्रुति ने एक एक कर सारे रूम चेक किए, पर कोई होगा तो ही मिलेगा ना वहां। श्रुति उस कमरे में वापस आई वहां पड़े सामानों को उठाने के लिए, पर कमरे में घुसते ही उसने जो देखा वो उसके सोच से भी बाहर था। उसने देखा उस रूम की दीवारों पर जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें थी। ये सब देखकर श्रुति बहुत डर गई। उसने सोचा थोड़ी देर पहले जब मैं इस रूम से गई थी तब तो सब ठीक था, नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। वो ये सोच ही रही थी कि तभी एक आवाज ने श्रुति का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो आवाज उस कमरे में लगी सीलिंग फैन की थी, जो अपने आप ही चल पड़ी थी। श्रुति उस पंखे को देख ही रही थी कि अचानक वो पंखा नीचे की ओर गिरा। ये देख श्रुति अपने आप को बचाने के लिए वहां से हट गई, और उसके वहां से हटते ही वो पंखा नीचे जमीन पर तेज आवाज करता हुआ आ गिरा। इस बार भी श्रुति एक बहुत बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गई थी। श्रुति अब तक कार में हुई हादसे को भूली नहीं थी, और इसके बाद ये हादसा। वो पूरी तरह से डरी हुई थी इस बात से। श्रुति फौरन उस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाई ही थी कि तभी पीछे से श्रुति को कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दीवार पर ईंट या पत्थर से कुछ लिख रहा हो। श्रुति ने जैसे ही नजर घुमाई उसने देखा दीवार पर बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा था, तुम मरने वाली हो। इस पर श्रुति क्या रिएक्ट करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने राजू को घर में हो रही घटनाओं के बारे में बताने के लिए फोन किया, पर राजू श्रुति के कॉल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फोन करते करते श्रुति बाहर की ओर जाने लगी, और तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर श्रुति की सांसें तो जैसे हलक में ही अटक गई थी। श्रुति डर के मारे जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी, और तभी पीछे से एक आवाज श्रुति को पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिससे कभी राजू पागलों की तरह प्यार करता था। हालांकि इस बात से श्रुति अभी भी अनजान। फोन पे घर पहुंचने को बोलकर वो खुद घर के अंदर चला गया, और घर के अंदर जाते ही एक एक कर सभी रूम को चेक करने लगा। पर अजीब बात ये थी, श्रुति ने फोन पर जैसा कहा था वैसे कुछ भी नहीं हुआ था। सारे सामान अपनी जगह पे थी जैसे पहले रखी हुई थी। तभी श्रुति भी वहां आ पहुंची। उसे देखकर राजू ने कहा, क्या यार, मजाक की भी कोई हद होती है, क्या हुआ यहाँ, सब कुछ तो ठीक है। ये सुनकर श्रुति को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने खुद उस कमरे में झांक कर देखा तो वो जैसे हैरान ही रह गई। उस कमरे में वाकई सब कुछ ठीक था, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था वहां। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। श्रुति, लगता है तुम उस हादसे को अभी तक भूली नहीं हो। एक काम करता हूँ, इस दिवाली को मैं माँ और बाबूजी को घर बुला लेता हूँ। वो यहाँ हमारे साथ रह लेंगे और तुम्हारा अकेले हुए किचन में चले गए। पर श्रुति के बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो वो कहना चाहते थे वो बात उनके मुंह में ही रह गई। श्रुति चली गई थी, उसके पापा भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। अब राजू लगभग अकेला पड़ चुका था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी माँ को लेकर वापस वहीं लौट गया जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था। गांव जाने के बाद राजू अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा था। एक दिन जब
ने नहीं बल्कि उस चुड़ैल ने मारा था। शायद उसके पिताजी भी उसे यही बताना चाह रहे थे। असलियत जानने के बाद राजू को उस पर गुस्सा तो आ रहा था, पर वो लाचार था उसके आगे, क्योंकि वो जानता था कि वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहने के बाद वो चुड़ैल तो वहां से चली गई, पर उसके जाने के बाद राजू रात भर सो नहीं पाया। उसे श्रुति की फिक्र सताने लगी, क्योंकि राजू को पता था वो चुड़ैल श्रुति को ही अपना अगला निशाना बनाएगी। वो बार बार श्रुति को फोन लगाए जा रहा था, पर श्रुति फोन नहीं उठा रही थी। शायद इतनी रात को सो रही होगी, ये सोचकर राजू ने उसे एक मैसेज कर दिया कि वो कल उसे लेने आ रहा है। लेकिन अगले दिन जब राजू श्रुति के घर पहुंचा, तब उसके घर वाले उसे देखकर बहुत परेशान हो गए। बात क्या है पूछने पर उन्होंने कहा, आज सुबह आपका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा किसी ने फोन करके कहा, तो श्रुति आपको ढूंढते हुए अस्पताल गई है। ये सुनकर राजू पर जैसे बिजली गिर गई। वो एकदम से उठा और वहां से भागा श्रुति को ढूंढने के लिए, पर बदकिस्मती से उसे श्रुति कहीं भी नहीं मिली। तब उसे याद आया कि जब वो पहली बार उस चुड़ैल से मिला था, तब उसने कहा था वो जंगल ही उसका घर है और वो हमेशा उसे वहीं पर मिलेगी। श्रुति को ढूंढते हुए राजू जब जंगल में पहुंचा, तब कोई लड़की अचानक से उसके गाड़ी के सामने आ गई। ये देखकर राजू ने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से नीचे उतरकर उसने देखा वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि श्रुति ही थी। गाड़ी से टकराने की वजह से श्रुति बेहोश हो गई थी। ये देखकर राजू बहुत गुस्सा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ले जाओ मुझे, पर मेरे परिवार को छोड़ दो। और उसके इतना कहते ही उसके आसपास के चारों तरफ धुआं धुआं सा हो गया और उसी धुएं में से वो चुड़ैल चलती हुई राजू के पास आई और उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी ही थी कि किसी ने राजू का हाथ पकड़ लिया। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो श्रुति राजू का हाथ पकड़ी हुई थी और वो ऐसा दिख रही थी जैसे वो श्रुति नहीं बल्कि कोई और थी। वो गुस्से में गुर्राते हुए अजीब सी आवाज में बोली, मेरे जीते जी मैंने मेरे बच्चे को एक खरगोश तक नहीं आने दी, तो मेरे मरने के बाद मैं उसे तेरे हाथों मरता कैसे देख सकता हूँ। इतना बोलकर श्रुति ने अपना हाथ किसी धारदार हथियार की तरह उस चुड़ैल के सीने में घुसेड़ दी और उसका दिल निकालकर जमीन पर फेंक दी। उसके ऐसा करते ही वो चुड़ैल वहीं के वहीं राख में बदल गई। ये सब देखकर राजू को समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर से उसके पापा ने उसकी जान बचाई।